नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम योगी ने गोरखपुर से वाराणसी के लिए उड़ान की शुरुआत कर दी है। आज वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम ने इसकी शुरुआत की है। गोरखपुर से वाराणसी की उड़ान सेवा शुरू होने से गोरखपुर से जुड़े गंतव्य स्थानों की संख्या 8 और कुल विमानों की संख्या 12 हो गई है। कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री डॉक्टर वीके सिंह भी शामिल हुए। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 5 साल में एयर कनेक्टिविटी काफी बढ़ी है। यूपी में वर्तमान 9 एयरपोर्ट एक्टिव हैं, क्रियाशील हैं, और इसी के साथ गोरखपुर ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों को इससे सहूलियत मिलेगी। कुशीनगर हो गई, देवरिया हो गया, और ऐसे जिलों से लोगों को आसानी से अब काशी जाने मिलेगा। आज उत्तर प्रदेश के 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हो चुके हैं। यह सब संभव हो पाया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व के कारण। आज से 5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के जो 4 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, उनमें से मात्र देश के 25 गंतव्यों तक की ही यात्रा संभव हो पाती थी। हम वर्तमान में प्रदेश में 75 गंतव्यों तक उत्तर प्रदेश से प्रदेश के और देश के विभिन्न शहरों की यात्रा कर सकते हैं। बाबा विश्वनाथ का धाम आज बाबा गोरखनाथ के धाम से वायु मार्ग से जुड़ रहा है, और साथ ही साथ ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि गोरखपुर से कानपुर, वाराणसी से मुंबई, कानपुर से पटना, कुशीनगर से कोलकाता समेत 6 अन्य फ्लाइट उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से प्रदेश और देश के विभिन्न गंतव्यों को जोड़ने के लिए आज प्रारंभ हो रही हैं। मैं इसके लिए माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, नागर विमानन मंत्रालय को, प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से धन्यवाद देता हूं। तो देखिए, यूपी में करारी हार के बाद बसपा में मंथन का दौर शुरू हुआ है, और आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। लखनऊ कार्यालय में सुबह 10:30 बजे का ये वक्त तय है, जहां कई बड़े फैसले हो सकते हैं, इस बात के आसार जताए जा रहे हैं। देखिए, वेस्ट यूपी को यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को नया प्रभारी मिल सकता है, संगठन में नए चेहरों को जगह मिल सकती है, क्या आमूलचूल परिवर्तन होंगे, तमाम चीजें अब इस मीटिंग में डिसाइड की जाएंगी, क्योंकि हारे हुए प्रत्याशियों को बुलावा भेजा गया है। 10:30 बजे कार्यालय में उनको पहुंचना होगा, मंथन होगा। इस पुअर परफॉर्मेंस के लिए क्या चीजें जिम्मेदार हैं, इन तमाम चीजों को खंगाला जाएगा। इसके साथ कयास ये लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है बड़े बदलाव हो, जैसे पश्चिमी यूपी को प्रभारी की जरूरत होगी, तो वो कौन होगा। ये तमाम चीजें हैं जो इस बैठक में डिस्कस की जाएंगी। तो देखिए, 10:30 बजे यानी अब से थोड़ी ही देर बाद ये बैठक शुरू होगी। मायावती ने बुलावा भेजा है इस चुनाव से जुड़े तमाम लोगों को, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी, प्रचार से लगाए प्रत्याशियों के नाम तक की, वो सभी इस बैठक में होंगे। तो 29 मार्च को यूपी विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है, और 29 मार्च को दोपहर 3 बजे विधानसभा मंडप हॉल में यह निर्वाचन होना है। 28 मार्च दोपहर 2 बजे तक नामांकन कर सकते हैं, और विधानसभा कार्यालय में ये नामांकन पत्र भी जमा होंगे। तो देखिए, पूरी प्रक्रिया है। दूसरी तरफ जो आप तस्वीर देख रहे हैं सतीश महाना की, ये उम्मीद जताई जा रही है कि यही वो चेहरा हो सकता है। फिलहाल अभी नामांकन की प्रक्रिया से जुड़ी ये जानकारी है, जो शेड्यूल है वो ये है कि 28 मार्च दोपहर 2 बजे तक नामांकन कर सकते हैं। विधानसभा कार्यालय में नामांकन पत्र को जमा करना होगा, और 29 मार्च को दोपहर 3 बजे तक विधानसभा मंडप हॉल में यह निर्वाचन की प्रक्रिया की खबर है। अध्यक्ष का चुनाव हो जाना है, और बड़ी तेज अटकलें हैं। बड़ा जो रेस में नाम आगे चल रहा है वो सतीश महाना का। इस बार कैबिनेट में जगह नहीं मिली है, और अब ये उम्मीद जताई जा रही है तो देखिए, कानपुर की महाराजपुर सीट से चुनाव जीते भाजपा के कद्दावर नेता सतीश महाना का ही जिक्र कर रहे थे, जिन्हें कैबिनेट में जगह तो नहीं मिली है, लेकिन अब
माना यह जा रहा है कि पार्टी उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। खबर यह है कि विधायकों की शपथ के बाद सतीश महाना को विधानसभा अध्यक्ष चुना जा सकता है। अखिलेश का चक्रव्यूह भेदेंगे महाराजपुर के महाराज। सदन के संग्राम में सतीश बनेंगे सेनापति। यूपी की सियासी जंग अब चुनावी रैलियों की जगह विधानसभा में लड़ी जाएगी। विरोध की मजबूत जमीन तैयार कर चुके अखिलेश यादव खुद सदन में योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा लेते दिखेंगे। इसलिए समाजवादी पार्टी के इस चक्रव्यूह को भेदने के लिए भाजपा ने पहले ही तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही सतीश महाना को विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। जितने भी विधायक अन्य जो हैं 403 में से जो जीतकर आए हुए हैं, उनमें से जो बचे हुए विधायक हैं, उन सभी विधायकों को शपथ 28 मार्च और 29 मार्च 2 दिन का ये कार्यक्रम जारी किया गया है, जब उन सभी विधायकों को शपथ ग्रहण कराई जाएगी। और उसके बाद ही कहा जा रहा है कि सतीश महाना को विधानसभा का अध्यक्ष जो है वो चुना जाएगा। हालांकि एबीपी गंगा के साथ बातचीत में सतीश महाना ने इस खबर पर मोहर नहीं लगाई। कार्यकर्ता से बड़ी जिम्मेवारी कोई भी नहीं है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। इससे बड़ी जिम्मेवारी कार्यकर्ता का पद ऐसा होता है जो कोई भी नहीं ले सकता। बाकी सारे पद कोई ले सकता है, कोई दे सकता है, और बीजेपी का कार्यकर्ता होना अपने आप में गौरव की बात है, और वो पद मेरे पास है। कहा जा रहा है कि आपको बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, आपको विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी दी जाएगी। ये आपके मीडिया में ही मैंने देखा, बाकी मेरे से किसी की कोई बात नहीं हुई। मेरे से कभी किसी से भी कोई चर्चा भी नहीं हुई। लेकिन हम आपको बताते हैं आखिर क्यों विधानसभा के स्पीकर पद की दौड़ में सतीश महाना का नाम सबसे आगे है। पहली वजह 2017 के मुकाबले 2022 में विपक्ष ज्यादा मजबूत है। दूसरी वजह अखिलेश ने लोकसभा की जगह विधानसभा का सदस्य रहना चुना। तीसरी वजह अखिलेश यादव को सपा विधायक दल की बैठक में चुना गया नेता प्रतिपक्ष। चौथी वजह सपा के तेवर पहले से काफी ज्यादा आक्रामक है। पांचवी वजह सदन चलाने के लिए अनुभवी नेता की जरूरत है। छठी वजह सतीश महाना ने 8वीं बार विधानसभा चुनाव जीता। 7वीं वजह सभी दलों के नेताओं से सतीश महाना के अच्छे संबंध है। 8वीं वजह साफ सुथरी छवि की वजह से सतीश महाना है भाजपा की पहली पसंद। एक और विधानसभा अध्यक्ष को लेकर अटकलों का दौर जारी है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि यूपी में किसे सौंपी जाएगी कमल की कमान। कैट 2.0 में इस बार किसी भी दिग्गज को जगह नहीं दी गई है। चर्चा है कि शायद इसी में से किसी को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। हालांकि पार्टी की तरफ से इस बारे में आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव इसलिए जरूरी है क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके हैं। स्वतंत्र देव सिंह के बाद अब किसे मिलेगी जिम्मेदारी, ये सवाल अहम हो जाता है, क्योंकि 2022 के बाद भाजपा की नजर 2024 के चुनाव पर है। 24 के लिए संगठन को और मजबूत करना होगा, जातीय समीकरण को साधने की कोशिश होगी। ऐसे में सवाल है, क्या प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी जाति से होंगे? क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह ओबीसी जाति से थे। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि किसे सौंपी जाएगी यूपी में कमल की कमान। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। देखिए, आज योगी कैबिनेट में मंत्रियों को उनका विभाग मिल सकता है, ऐसी खबर आ रही है। और शुक्रवार को योगी आदित्यनाथ ने जब सीएम पद की शपथ ली, उनके साथ 52 मंत्रियों ने भी शपथ ली थी। तो ऐसे में आज माना जा रहा है कि दोपहर तक मंत्रालयों का बंटवारा भी हो जाएगा। तो किसे कौन सा डिपार्टमेंट मिला है ये देखना होगा, इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। पोर्टफोलियो कैसा होगा ये भी देखना होगा, क्योंकि 30 नए चेहरों के साथ 52 लोगों ने जब शपथ ली थी
तो अब किसके पास कौन सा महकमा होगा ये देखना होगा। और खबर ये है कि आज दोपहर तक ये भी क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि किसके पास कौन से विभाग की जिम्मेदारी आई है। नए चेहरों के साथ साथ 5 महिलाएं और जो तमाम चीजें हमने देखी हैं वो अब क्लियर हो जाएंगी। दोपहर तक ये खबर आ रही है कि विभागों का बंटवारा स्पष्ट हो जाएगा। तो योगी 2.0 जो टीम बन करके तैयार हुई है शपथ लेते, हमने देखा इन तस्वीरों को शुक्रवार में 52 नाम थे, 52 चेहरे थे, 30 नए चेहरे थे। किसे कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी? जो पुराने मंत्रियों को जगह मिली है क्या उनकी जिम्मेदारी वही रहेगी, उनका विभाग वही रहेगा, या वो शफल किया जाएगा, चेंज किया जाएगा? तमाम चीजें हैं और दोपहर तक बताया जा रहा है कि ये स्पष्ट हो जाएगा। 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। इसी बीच बिजनौर से बड़ी खबर है, जमीन विवाद में युवक की हत्या हुई है और हत्या का ये वीडियो वायरल बताया जा रहा है। खेत में युवक पर गोली चलाते बदमाश दिखाई दे रहे हैं। अब मृतक के परिजनों ने वीडियो मोबाइल से जो कैद किया है वो वायरल है। थाना कोतवाली शहर स्वाहेड़ी इलाके का ये मामला है। दूर से ये वीडियो बनाया गया है, बिजनौर का ये वीडियो। और ये जो तस्वीरें हैं विचलित कर सकती हैं, क्योंकि जो दूर से फ्रेम में दिखाई दे रहा है एक शख्स दूसरे को गोली मारता है, वो जमीन पर गिर जाता है। जमीन का ये विवाद है और युवक की हत्या की गई है और किसी घर वाले ने ही इस वीडियो को दूर से फिल्माया है। क्योंकि देखिए जमीन पर एक सफेद कपड़े में जो शख्स गिरा है वो उसका अपना है और उसे गोली मारता एक शख्स दिखाई दे रहा है। देखिए बड़ी खबर मिल रही है, एमएलसी चुनाव के बाद यूपी बीजेपी संगठन में बड़ा बदलाव हो सकता है। प्रदेश अध्यक्ष समेत कई पदों पर नए चेहरे चुने जाने हैं। स्वतंत्र देव सिंह के कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के बाद प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह और एके शर्मा, ये 2 नए प्रदेश उपाध्यक्ष भी बनाए जाएंगे। प्रदेश महामंत्री जेपीएस राठौड़ के मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद यह पद भी खाली है, इसीलिए इस पद पर भी किसी की नियुक्ति की जाएगी। तो कुल मिलाके आप देखिए प्रदेश संगठन में कई पदों पर नए चेहरे आएंगे, क्योंकि कैबिनेट में विस्थापित होने के बाद ये पद रिक्त हुए, ये खाली हुए हैं। माना जा रहा है एमएलसी चुनाव के बाद इन पर भी जो नाम है सामने आएंगे। तो देखिए हार के बाद बसपा की बड़ी बैठक 10:30 बजे का वक्त तय था और अब यह खबर मिल रही है कि बैठक में नेताओं का पहुंचना जारी है। इस बैठक में 1500 से अधिक लोग शामिल हो रहे हैं। सांसद, विधायक, सेक्टर प्रभारी, विधानसभा प्रभारी इस बैठक में शामिल होंगे। जो पिछले चुनाव में हार का दारोमदार किसके कंधे पर होगा, कौन कौन जिम्मेदार होगा, शायद यही सारी चीजें आज समझी जाएंगी। इसीलिए बैठक बुलाई गई है। 1500 से अधिक लोगों को शामिल होना है। ये बड़ी बैठक है बसपा की ओर से, जहां पिछले चुनाव में हुई करारी हार के बाद पुअर परफॉर्मेंस के लिए कौन कौन जिम्मेदार है, हर किसी की जवाबदेही बनती है। उन्हें इस मीटिंग में शामिल होना है और इनकी संख्या 1500 से अधिक है और ये लोग लखनऊ में इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। 10:30 बजे का वक्त तय है जब ये बैठक शुरू होगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस बैठक को बुलाया है। करारी हार के बाद मंथन और दारोमदार जिताने का जिन कंधों पर था, अब हार की जिम्मेदारी भी उन्हीं पे होगी। और देखिए तस्वीरें भी आ गई हैं। ये भीड़ लगी हुई है बसपा कार्यालय लखनऊ के बाहर, जहां आप देख सकते हैं कतार में लग करके एंट्री की जा रही है, क्योंकि यहां पर छोटे बड़े कई पदाधिकारियों को बुलाया गया है। जो सेक्टर्स में बांटे गए पदाधिकारी थे, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, उनको भी बुलाया गया है और कुल संख्या है 1500, इसीलिए भीड़ दिखाई दे रही है आपको कार्यालय के बाहर। अधिक वोट पाए थे, लेकिन इस बार हमारा काफ़ी परसेंटेज भी डाउन हो गया, हमारी सीट भी नहीं आई।
और उसी की समीक्षा के लिए आज सभी लोगों को एक लोगों को जो हमारे प्रत्याशी रहे हैं उनको बुलाया गया है, जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं उनको भी बुलाया गया है, ताकि एक वो बात जाना जाए। हालांकि इस बात छोटी छोटी कई मीटिंगें हो चुकी हैं, माननीय बहन जी तब से लगातार इस पर काम कर रही हैं और उस चीज़ की कमी खोजने का प्रयास हो रहा है कि हम कहाँ से हमारी चूक हुई है। निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले दिनों में, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के पास जितना मजबूत संगठन है, जितने मजबूत कार्यकर्ता हैं, फिर बहुजन समाज पार्टी अपनी उन ऊंचाइयों को हासिल करेगी जहां हमारी उम्मीद थी। बहुत जल्दी उसको हम रिकवर करेंगे। आप एक सीनियर लीडर भी हैं, क्या कारण मानते हैं जो अब मैं बताया कि देखिए वो उसको माननीय बहन जी ने प्रेस के माध्यम से भी, ट्वीट के माध्यम से भी इस बात को उजागर किया था कि चुनाव से पहले हमारे समाजवादी पार्टी के लोगों ने जिस तरह से एक सोशल मीडिया और हमारे मीडिया जगत का इस्तेमाल करके बहुजन समाज पार्टी के प्रति जो प्रोपगंडा उड़ाया कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, जिस वजह से हमें काफ़ी नुकसान हुआ। हमारा जो मुस्लिम समाज था, हमारे मजबूत जो मुसलमान कैंडिडेट थे